हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। लगातार हम सीरीज चला रहे हैं, यहाँ पर एनटीपीसी के पिछले पेपर सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि आने वाली जो नई वैकेंसी है एनटीपीसी की, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो चुके। प्रीवियस ईयर से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आइडिया भी एकदम सटीक लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा और हमें किन किन टॉपिक पर फोकस करने की आवश्यकता होती है। तो इसी क्रम में हम लेकर के आए हैं एनटीपीसी का जो अगला पेपर है वो भी हम सॉल्व करा रहे हैं और इसमें हम सारे पार्ट्स करेंगे। अगर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आएगा तो वहाँ पर हम अपडेट करके 2024 के हिसाब से बताएंगे। तो इस पेपर को करने से आपकी करंट अफेयर भी 2024 के हिसाब से तैयार होती चली जाएगी। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स वीडियो की। अगर चैनल पे अब तक नए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि बेल आइकन दबा लिया करिए, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलती रहेगी। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। तो देखो 126 से हो गया है 132, तो यहाँ पर कितना बढ़ा है, प्लस का 6 हो गया है। अब 32 से 42 हुआ है, मतलब 10 बढ़ा है। फिर 42 से 48 यानी कि 6 बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब 6 10 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखो 42 से 48 हो गया, माफ कीजिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स ये प्लस कर लो आप, 6 होगा। इसके बाद देखो यहाँ पर 6 बढ़ा है तो अब 10 बढ़ेगा, तो 48 10 क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 158। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला है जीएस का क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है डैश ब्रिटिश काल की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो ये थी शिमला, जो आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। तो फ्रेंड्स जो शिमला है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और अगर हम कहें कि शीतकालीन राजधानी क्या है, तो ये है धर्मशाला। याद रखना है आपको, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां, ग्रीष्मकालीन शिमला और शीतकालीन धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की ये बना कब था, तो फ्रेंड्स ये बना हुआ था 25 जनवरी 1971 को इसका निर्माण हुआ था, इस राज्य का, हिमाचल प्रदेश का। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है देखो सेकंड, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। तो ये दर्शाता है समय के बीच। तो पहले देखो मैं इसका समीकरण बता देता हूं आपको, होता क्या है। तो ये होता है S इक्वल यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो स्थिति और समय के बीच में संबंध दर्शाता है दूसरा वाला। अगर मान लो पहला वाला पूछ लिया जाए तो पहला फॉर्मूला होता है, ये तो हो गया दूसरा वाला। तो पहला वाला फॉर्मूला होता है V इक्वल यू प्लस AT, ठीक है। ये किसके बीच दिखाएगा संबंध, तो वेग और समय के साथ। तो वेग और समय के साथ संबंध दिखाता है पहला समीकरण, और दूसरा तो आप समझ ही गए, स्थिति और समय। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा किसके बीच संबंध दर्शाता है, ये दर्शाता है वेग और स्थिति। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है V स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो वेग और स्थिति, ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट भी हुआ है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे क्योंकि मैथ वाले क्वेश्चन हम बोर्ड में करेंगे, बाकी सारे हम अभी यहाँ पर करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि क्या कथन सही है और उसका उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है। तो P का मान बताना है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब देखो अगर हम पहला वाले लेते हैं P अनुपाते P स्क्वायर और P स्क्वायर अनुपाते इतना है, तो इससे तो हम मान निकाल सकते हैं P का। लेकिन देखो नीचे वाला अगर देखोगे तो इससे मान नहीं निकलेगा, P स्क्वायर प्लस 2FMN, तो ये नहीं निकल पाएगा क्योंकि P और N दो दिए हैं, ठीक है। अचर वैल्यू दो हैं जिनसे मान नहीं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक ही पर्याप्त है। तो ऑप्शन सेकंड केवल एक पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, इसको छोड़ते हैं। अगला देखो यहाँ पर दिया है नेक्स्ट, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। तो इसकी इकाई है फ्रेंड्स यहाँ पर एम्पियर, याद रखना है। ओम किसकी होती है, ये होती है प्रतिरोध का, ठीक है। प्रतिरोध की इकाई है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। वोल्ट है विद्युत विभव का, तो ये आप जान जाओ, विद्युत विभव जो है ये नोट कर लिया करिए, अगर काम आएगा आपके आगे। तो विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब ओम मीटर किसका होता है, तो ये होता है विद्युत प्रतिरोधकता का। तो विद्युत प्रतिरोधकता का जो होता है मात्रक वो ओम मीटर होता है, यानी कि ओम इनवर्स लिखते हैं। एम्पियर तो आप जान ही गए कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, यूनिट एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो राज्य है रबर उत्पादक वाला वो कौन सा है, तो ये है केरला। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा।
अब बात कर ली कि केरला की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है यहाँ पर, तो पिनाराई विजयन है। और तेलंगाना के कौन है फ्रेंड्स, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आप पर छोड़ देता हूँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है। किस खेल में सौरभ चौधरी ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है, तो देखिए उस वक्त की बात थी जब स्वर्ण पदक जीता था, जो पेपर पिछला हुआ था उसके हिसाब से पूछा गया है। अब ये आप याद रखो कि सौरभ चौधरी का संबंध किससे है, तो शूटिंग से है। ऐसा याद फ्रेंड मैरी कॉम, तो मैरी कॉम का संबंध किससे है, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है। ये हमेशा याद रखना कि एक ना एक जो क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से जरूर पूछ लिया जाता है। इसमें कहा जा रहा है यहाँ पर एक मिरर दे के रखा है और देखो मिरर दो टाइप से हो सकता है, एक तो हो सकता है कि नीचे की तरफ रखा हो, एक हो सकता है कि ऐसे रखा होता है। तो जब नीचे की तरफ रखा होता है तो ठीक वही परछाई बनती है जो कि पानी पर बनती है। तो बस इसको सीधा सीधा लेटा दिया करो ऐसे, अब समझ जाना कि वैसे ही बन जाएगा। तो देखो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था, इसका उत्तर देखो ये ऊपर की तरफ खुला है, अब ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएंगे सारे। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें है निदा फाजिल का पुत्र है, तो हम वैसे ही बना भी लेते हैं जैसे बोला जा रहा है। तो निदा मान लो मैं ये कह देता हूँ ये, और यहाँ पर आगे की तरफ लिख लो फाजिल का पुत्र है, तो ये लिख लो फाजिल, ये प्लस लगा लो क्योंकि ये मेल है। आगे है फाजिल मेहर का भाई है, तो फाजिल क्या है, मेहर का भाई है, तो मेहर यहाँ लिख लो। फाजिल भाई है तो इसका मतलब प्लस होगा। आगे है खैप मेहर का पति है, तो मेहर इसका मतलब लेडीज होगी तभी तो उसका पति होगा खैप, तो खैप को के कर दो। अब इसके बाद क्या करें, मेहर निदा का डैश है, यानी कि जो मेहर है ये निदा का कौन पड़ेगा, तो देखो निदा के पिता की बहन है कौन, मेहर, तो इसका मतलब पिता की बहन हमारी जो होती है वो कौन होती है, हमारी बुआ ही तो होती हैं, तो हमारी बुआ हो जाएंगी सही, ठीक है। तो बुआ या चाची कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट में कि धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है उस वक्त, यानी कि धनात्मक, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है पहले जा रही थी किससे, 2 की स्पीड से जा रहे थे, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बाद में हो गई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब अगर इसका हम त्वरण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटा दो तो 3 आएगा और बचे में टाइम वही रहेगा, तो इसका मतलब प्लस में वैल्यू आ रही है। तो अगर टाइम जो स्पीड है पहले कम रहे और बाद में ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब होता है धनात्मक, लेकिन अगर पहले ज़्यादा हो फिर बाद में स्पीड कम हो जाए तो समझ जाओ कि ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन है एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहन करने की क्षमता रखता है, इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः क्या हो सकता है, तो ये बन सकता है फ्रेंड्स एंडोस्पर्म, ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़ा सा डीपली बायो के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं दो चार, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा बहुत डीप से तो आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो यही जो क्वेश्चंस होते हैं यही डिफरेंस ला देते हैं आपके सिलेक्शन होने और सिलेक्शन ना होने में। तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, इन पर भी हमें ध्यान देकर चलना है, क्योंकि इस बार का जो पेपर का लेवल होगा वो थोड़ा सा और टफ आएगा। ये इस हिसाब से तो आएगा ही लेकिन इससे भी बढ़ा के थोड़ा सा दिया जाएगा। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लेना कि आपको प्लस करके ही चलना है इस बार। इसमें है एक कोड भाषा में बिस्किट को 83, केक को 20 और कुकी को 58 लिखा जाता है, तो कॉफी को हम क्या लिखेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि ये आया कहाँ से होगा, तो जान छोटा वाला लेते हैं केक, तो केक कितने नंबर पे, सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, प्लस कर दो, ए का मतलब है 1 और के नंबर पे आता है, जे के यानी कि 11वें नंबर पे आता है, ई आता है 5वें नंबर पे। तो देखो 11 5 16 और 16 1 17 3 20, तो आ गया 20। इसका मतलब है कि सारे लेटर का जो स्थान होता है उसी को जोड़ दिया गया है। तो कॉफी में आ जाते हैं, कॉफी में देखो आएगा पहले सी आता है तीसरे नंबर पे, फिर ओ आता है 15वें नंबर पे, और इसके बाद जो एफ होता है ये आता है 6वें नंबर पे। तो ये हो जाएगा 6वें नंबर पे 6 प्लस 6, और ई दो बार है तो मैं डायरेक्ट 10 कर दे रहा हूँ क्योंकि 5 5 10 होगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 10 22 हो जाएगा, और 22 3 हो जाएगा 25, और 25 15 हो जाएगा 40, तो टोटल आएगा हमारे पास 40। तो यही देखो सही उत्तर इसका हो जाएगा 40, ऑप्शन सेकंड, सेकंड वाला हो जाएगा इसका सही उत्तर,
ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कथन निष्कर्ष का है। कथन पढ़ते हैं फिर क्या कह रहा है। शहर के सौंदर्यीकरण अभियान के हिस्से के रूप में स्थानीय नगर पालिका निकाय शहर के केंद्र में स्थित पुरानी झील को साफ करने की योजना बना रहा है। इसका मतलब वहां पर हमारा शहर और अच्छा दिख सके, साफ सुथरा दिखे, इसके लिए वहां का नगर पालिका निकाय जो है वो शहर को अच्छा दिखाने के लिए पुरानी जो झील है उसको साफ करने की एक योजना बना रहा है। अब आते हैं धारणाएं क्या हम लगा सकते हैं। झीलों को यदि अच्छी तरह से रखा जाता है तो शहर की सुंदरता में जोड़ें और उस क्षेत्र के जल स्तर की जांच करें। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि दोनों ही होते हैं, तो ये पहला सही हो जाएगा, क्योंकि अगर झील को हम अच्छी तरह साफ सुथरा रखेंगे तो हमारे शहर की सुंदरता तो बढ़ेगी ही और जल स्तर भी ठीक है। झील गंदगी से भरा हुआ है, इसका मतलब है कि हम धारणा यही तो लगा रहे हैं, क्योंकि साफ करने की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारी जो झील है वो गंदगी से भरी हुई है, इसलिए हम साफ कर रहे हैं। तो ये भी धारणा सही है। धारणा मतलब कि हम अनुमान क्या लगा सकते हैं इस सेंटेंस के आधार पर, तो पहला और दूसरा ही सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा है भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस फ्रेंड्स मनाया जाता है 14 सितंबर को। याद रखना ये बहुत बार कंफ्यूजन में डाल देता है, क्योंकि राष्ट्रीय दिवस होता है और एक होता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय जो होता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसे दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले हम जो भाग वाला होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 की पावर है 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है, तो इसका मतलब हो गया 8, और 8 से भाग दो इसको 9 को, तो आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 12 8 96 होता है, और 12 गुणे में 3 आएगा, प्लस का 8 कर दो, तो 12, फिर भाग के बाद हम गुणा सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ फिर घटाओ, तो 12 3 हो जाएगा 36 और प्लस का आ जाएगा 8, तो 36 8 कितना होता है, ये होता है 44, तो सही उत्तर 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला है कह रहा है कि विषम को चुनिए, जो अलग दिख रहे हैं उनको हमें बताना है। तो देखो सिग्मा, और ये जो लिखा है फाई, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर गामा, तो यहाँ पर देखो जो हैशटैग है ये अलग है, बाकी सारे साइन मैथ के हैं और ये मैथ का साइन नहीं होता है, तो ये तीसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ये भी कथन निष्कर्ष का दिया है, क्योंकि कथन निष्कर्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो तैयार रहना। कह रहा है प्रश्न में विचार करें और निर्णय करना है। तो हम पढ़ लेते हैं पहले सेंटेंस क्या कह रहा है। एक्स का मान ज्ञात करना है, तो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 52 है, यानी कि क्रम से ली गई जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग 52 देकर रखा है। तो क्या हम x का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर? तो जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो कि एक हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1, ठीक है, वर्गों का योग कर दो दोनों का तो निकल आएगा आसानी से, और संख्याओं का अंतर 2 है। तो लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि संख्याओं का अंतर 2 है, अब x का मान बताओ, तो नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि संख्याओं का अंतर 2 तो बहुत सारी हो सकते 11 13 कर दें, 19 21 कर दें, लेकिन इसका आंसर इससे नहीं आने वाला है, तो केवल पहला ही पर्याप्त है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर एक, केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त है, जबकि केवल कथन सेकंड पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें है निम्नलिखित में से किसको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन मुड़ मुड़ के आ रहा था बार बार। ये अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था, ये फेमस तो है ही, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर हम बात कर लें कि इस साल किसको दिया गया है ये, तो ये दिया गया है 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। पहले कौन है, कर्पूर ठाकुर नाम से हैं, याद रखना, ठीक है, कर्पूर ठाकुर हैं, और जबकि मेरा नाम है कपूर, ठीक है। तो देखो सेकंड नंबर पे कह रहा है लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी, और तीसरे नंबर पे दिया गया है फ्रेंड्स चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, और चौथे नंबर पे दिया गया है पीवी नरसिंहा राव जी को दिया गया है, पांचवें एम एस स्वामीनाथन को दिया गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कर्पूर ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंहा राव और एम एस स्वामीनाथन, इन 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड 2024 में दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो रीजनिंग का है, और इसमें कहा जा रहा है रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पे दी गई आकृतियों में भिन्न आकृति का चयन करें। तो भिन्न आकृति का हमें चयन करना है, तो इसमें से अलग कौन सी है, तो देखो ये बिंदी लाइन की एक इस तरफ है एक उस तरफ है, यहाँ भी देखो लाइन बिंदी की एक इस तरफ है एक इस तरफ है, यहाँ भी ठीक वैसे, लेकिन यहाँ पर देखो लाइन की दोनों ही एक ही तरफ दोनों बिंदी दे गई, तो ये तो गलत हो गया, मतलब कि अलग ही हो गया, यही हमें बताना था, भिन्न हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर सही भी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 29 नंबर का, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, यानी कि जब कभी कोई ऐसी-ऐसी स्प्रिंग होती है, ऐसी-ऐसी दी होती है, उसको हम जब दबाते हैं दोनों तरफ से, यहाँ से और यहाँ से, तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा तो क्या हो जाती है, वो उस वक़्त बढ़ जाती है। स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं, ठीक है? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के साथ हिमाचल प्रदेश जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वहीं अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है कुल कितने राज्यों से लगती है फ्रेंड्स, तो ये लगती है कई सारे राज्यों से। मैं उनके नाम बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से काउंट कर लो। देखो पहला क्या होता है, जम्मू कश्मीर J&K मान लो, जम्मू कश्मीर। दूसरा होता है पंजाब, मैं PB लिख देता हूँ। तीसरा हरियाणा HR लिख देता हूँ, और चौथा नंबर जो है वो है उत्तराखंड यानी कि यूके। तो कुल कितने राज्य हो गए, 1 2 3 और 4। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा कुल 4 राज्यों से लगती है, जो इस प्रकार से याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित हैं, यानी कि सुरक्षित करके उनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कौन सी धातुएं हैं, तो ये पोटेशियम और सोडियम है, क्योंकि जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगी और ये जल उठेंगी, तो इस वजह से इनको यहाँ पर रखा जाता है केरोसिन के तेल में, ठीक है, पोटेशियम को और सोडियम को। पोटेशियम की अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये होता है 19, और सोडियम की बात करें तो ये होता है यहाँ पर 11, याद रखना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 का, देखो कितनी बार कथन निष्कर्ष आ चुका है, आप याद रख लो, यहीं से इंपॉर्टेंस इसका समझ लो कितना ज्यादा हो जाता है। तो T V और W में सबसे बड़ा कौन है, 3 व्यक्ति हैं, T V और W में सबसे बड़ा कौन है, हमें ये बताना है। तो अगर हम देखें TW से बड़ा है, तो अगर मान लो, देखो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि एक ये होगा, एक ये और एक ये, तो कह रहा है कि T जो है वो W से बड़ा है, तो ये जो T है ये W से बड़ा है, T मान लो। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी V के बारे में नहीं बताया गया है। और अगले में क्या कह रहा है, W V की बड़ी बहन है, V से भी बड़ी होगी, तो इसका मतलब अगर हम दोनों कथन को मिला देते हैं, T W से बड़ा है और यहाँ से देख लो W V की बड़ी बहन है, इसका मतलब W बड़ी होगी, V छोटा होगा। फिर इसके बाद क्या है, T W से बड़ा है, तो W से भी बड़ा कौन है, T। तो देखो हमने दोनों को मिलाकर के आसानी से निकाल लिया। तो कथन क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं, लेकिन एक साथ, अलग अलग नहीं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ये जो घनत्व है ये विशेषता नहीं है, क्योंकि इस पर ध्वनि प्रभाव का कोई प्रभाव, ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें। यानी कि विद्युत चालकता यानी कि किससे बिजली होकर के गुजर सकती है, उसके आधार पर अलग जो है उनको बताना है। तो देखो कॉपर जो होता है Cu, इससे भी बिजली जा सकती है, पास हो सकती है। मानव शरीर जो है, हमें लोगों को करंट लगता है, इसका मतलब बिजली पास होती है। तो बिजली यहाँ से मान लो छू लिया हाथ से, तो यहाँ से हमारे पैरों के सारे नीचे तक जाती है, इसका मतलब पास हो सकती है बिजली। तो ये भी क्या है, इससे तो जा सकती है। ग्रेफाइट जो है इससे भी बिजली जा सकती है, लेकिन रबड़ जो है इससे बिजली नहीं जा सकती है। ऑप्शन नंबर पहला ही ए यानी कि रबड़ सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमने बताया था फ्रेंड्स कि रबड़ का सबसे ज्यादा जो उत्पादक राज्य होता है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा केरला, ठीक है, याद रखना। नारियल जो आप पीते हैं खाते हैं वहीं से आते हैं सारे। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है 35 नंबर का क्वेश्चन है। इस पे कहा जा रहा है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यानी कि पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ से। यह डैश के कारण होता है, तो ये होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व का मतलब होता है अपनी विशेष स्थिति को बनाए रखना। अगर कोई उस स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसको विरोध करती हैं। जैसे जब हम गाड़ी पर बैठे होते हैं और गाड़ी वाला अचानक से ब्रेक मारता है, तो उस वक्त हमारा जो शरीर होता है वो चल रहा होता है गाड़ी की स्पीड से, लेकिन जैसे ही हम मारते हैं ब्रेक, तो वो अपने आप को इतना जल्दी नहीं रोक पाता है, अपनी स्थिर अवस्था को प्राप्त करने में कुछ टाइम लेता है, जिससे हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक वैसे ही गाड़ी अगर खड़ी हो तो हम उस समय स्थिति अवस्था में होते हैं, लेकिन अचानक से गाड़ी चल दे तो हम अपने आप को स्थिर अवस्था में उस वक्त इतना जल्दी नहीं ला पाते हैं, इस वजह से हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है NY यानी कि नायलॉन को ये लिखा जाता है, तो कॉटन को हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हम ये देख लें, तो N आता है 14वें नंबर पर, Y आता है 25वें पर, और L आता है यहाँ पर
यहाँ पर हो जाएगा 12वें नंबर पे, ओ आता है 15 पे और एन आता है 14 नंबर पे। ये बात सही है। इसका मतलब एबीसीडी का जो भी लेटर जिस क्रम में आता है उसका वही लिख देना है। तो देखो जो सी होता है, सी आता है तीसरे नंबर पे। अब आपको अगर फास्ट ट्रिक से दिमाग लगाना है तो स्टार्टिंग में ये तो पक्का हो गया कि 3 आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, फिक्स हो गया। अब आपको और तेज दिमाग लगाना है, तो स्टार्टिंग में 3 आएगा तो 3 सिर्फ पहले में है और तीसरे में है। अब लास्ट वाला डायरेक्ट चेक कर लो। एन जो होता है, तो एन किस नंबर पे आता है, ये आता है 14वां हो जाएगा। तो लास्ट में 14 आना चाहिए, स्टार्टिंग में 3 आना चाहिए। तो देखो लास्ट में 14 आ रहा है, स्टार्टिंग में 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पर लास्ट में 14 नहीं आ रहा। तो आपको पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ट्रिक से अगर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल लेंगे ऑप्शन से, क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है, उतने ही कम समय में क्वेश्चन को सही से सॉल्व करना है। यही हमारी एक्सपर्टनेस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, यानी कि चाल की मात्रा के साथ इसकी गति को भी दिखाती है। ये हो जाएगा वेग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेग फ्रेंड्स क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा किसी विशेष दिशा में, यानी कि निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या करते हैं, वेग कह देते हैं। ठीक है, इसकी एक दिशा होती है, एक सदिश राशि है। साहित्यिक अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। तो साहित्यिक अकादमी आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है संजीव जी को। तो यहाँ पर याद रखना इनका नाम संजीव जी को। और कौन सी रचना के लिए, तो इनकी रचना यानी कि उपन्यास जो था वो था मुझे पहचानो। ठीक है, मुझे पहचानो के नाम से जो इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। कब मिला है? तो 12 मार्च को 2024 को यह अवार्ड इनको मिला हुआ है, संजीव जी को। अगला क्वेश्चन है, कथन में क्या भारत सरकार को सीमा सुरक्षा पर अधिक मात्रा में पैसा खर्च करना बंद करना देना चाहिए, यानी कि जो सीमा सुरक्षा पर ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं क्या बंद कर देने चाहिए? अब आते हैं तर्क क्या बोलते हैं। हाँ, यह सार्वजनिक धन की बर्बादी है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर सुरक्षा भी तो जरूरी है। पैसे जितने लग रहे हैं वो तो खर्च करने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है, बेसिक है। ठीक है, तो ये जरूरी है, तो इसीलिए पैसे की बर्बादी नहीं कह सकते हो, तो ये गलत है। कह रहे नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा का ही तो विषय है। तो इस पर अगर हम पैसे बचाने लगेंगे तो हमारे देश के लिए नुकसान हो जाएगा। तो हमें पैसा नहीं बचाना है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा करनी हमारी जरूरी होती है, ये जरूरत है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सेकंड। तो केवल सेकंड मजबूत है, यानी कि दूसरा वाला मजबूत है। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन देख रखा गया है। रीजनिंग में कहा जा रहा है कि इनमें से उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, जो अलग है। तो देखो फुल स्टॉप है, कॉमा है, जबकि ये प्लस है और प्लस आता है मैथ में, यानी कि गणित का चिन्ह है। बाकी कोई गणित का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर ये देख रखा गया है। ठीक है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ये लास्ट वाला जो है, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप जरूर बताना कि इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लस वाला, क्योंकि ये मैथ का है, इन सबसे अलग है। तो सही उत्तर हो जाएगा मैथ, यानी कि सी नंबर का। तो ऑप्शन चौथा यानी कि सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्वेश्चंस हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आगे वाले जो सब क्वेश्चन जो हैं हम आगे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है। अगला पार्ट आएगा इसका, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट अगले पार्ट तक पहुंच सकते हैं और ये बचे हुए जो क्वेश्चन है आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर कुछ सीखने को मिला है तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और कमेंट चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए या कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप सबका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से जितने लोगों ने अब तक कमेंट किया होगा तो उनको पता होगा हम सबका रिप्लाई ज़रूर देते हैं। फ्रेंड्स इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, कई सारे पार्ट करवा दिए हैं रेलवे के पिछले पेपर। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है रेलवे पिछला पेपर, तो वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स आपको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि एनटीपीसी का पेपर है तो हम ग्रुप डी वाला क्यों करें? ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है आपकी, क्योंकि लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। बाकी रीजनिंग होती है, जीएस जीके और ये जो क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, ये सारे के सारे सेम ही होते हैं। तो इसलिए ये मत आप देखे करिए कि एनटीपीसी का पेपर है तो हम ग्रुप डी वाले क्यों सॉल्व करें, नहीं, ये सब में इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रुप डी के हैं तो एनटीपीसी का करिए और एनटीपीसी के ग्रुप डी का भी करिए।
तो हम सारे क्वेश्चन पेपर कराएंगे, कोई क्वेश्चन पेपर नहीं बचेगा। एनटीपीसी का, ग्रुप डी के सारे के सारे कवर करेंगे। तो अगर चैनल पे लगातार शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी लेवल की हो जाएगी फ्रेंड्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम एक क्वेश्चन से जो जो पार्ट्स बन सकते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, हम आप सबको अपडेट करके बताते हैं। तो हमारी यही कोशिश आगे आने वाले पार्ट में भी रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।